सबक 6। खुशबू आज भी याद है। वक्त तेजी से आगे बढ़ता रहता है। हम भी वक्त के साथ साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। बस कुछ यादें पीछे छूट जाती हैं, कुछ यादें तकलीफदेह होती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं, लेकिन कुछ यादें इतनी खुशगवार होती हैं कि हमारी पूरी जिंदगी पर अपना नक्श छोड़ जाती हैं। ये आप बीती ऐसी ही यादों से भरी है। बात उस वक्त की है जब मैं इब्तिदाई स्कूल में पढ़ता था। ताजवीर मेरा पक्का दोस्त था। ताजवीर मुझसे लंबा था। वो पढ़ने लिखने में होशियार था, फिर भी वो मेरी नकल करता। मैं जैसा करता वो भी वैसा ही करता। मैं घर में पढ़ने लगता तो वो भी पढ़ने बैठ जाता। मैं घूमने निकलता तो वो भी पीछे पीछे आ जाता। ये और बात है कि ताजवीर मेरी बहुत मदद करता था। हम दोनों एक दूसरे को अपनी बातों में शरीक करते थे। हम 1-1.5 घंटा चलकर अपने स्कूल पहुंचते थे। दूर दूर तक मोटर रास्ता नहीं था। गांव से कोई शहर जाता तो बूढ़े, बच्चे और जवान बिल्कुल सुबह सुबह उसे विदा करने जाते। गांव में बनी चीजों की छोटी छोटी गठड़ी बांधी जाती थी। उन्हें सिर पर रखकर मोटर रास्ते तक छोड़ने का काम हम बच्चों का ही होता था। उन दिनों शहर जाने वालों का सामान छोड़ना फख्र की बात समझी जाती थी। बदले में 50 पैसे और 1 रुपए का नोट बख्शीश मिला करती थी। शहर से गांव आने वाली बस शाम को पहुंचती थी। यही बस सुबह शहर लौट जाया करती थी। हमें बस देखने का मौका कभी कभी ही मिलता था। स्कूल में आकर हम बताते, इस बार बस का नंबर फला फला था। हमारे गुरुजी हमारे ही गांव के थे। छोटा हो या बड़ा, हर आदमी उन्हें गुरुजी कहता था। गुरुजी के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। वो मोटा चश्मा लगाते थे, खादी का कुर्ता और चौड़ा पजामा पहनते थे। यही उनका पहनावा था। उनके कंधे पर हमेशा उनका झोला लटका रहता था। दाएं हाथ में लंबी छड़ी वाली काली छतरी उनकी पहचान थी। वो कभी कभी उसे गर्दन के पीछे कुर्ते में ठोंस कर चलते थे। वो फल लगाते थे, क्यारी बनाते थे, जंगल जाकर लकड़ी काटते थे। जड़ी बूटियों की उन्हें अच्छी जानकारी थी। गांव की दुख तकलीफों में खड़े होते थे। शादी ब्याह में सबसे पहले और सबसे आगे खड़े रहते थे। दूर दूर तक वो अकेले पढ़े लिखे और बेहद हसास इंसान माने जाते थे। उनके सैकड़ों शागिर्द थे, जिन्हें हरूफ की पहचान कराने वाले वो पहले उस्ताद थे। मेरे गुरु जो रिटायर होने वाले थे, अक्सर हमसे कहते, अरे तुम्हारे बाप दादाओं को भी मैंने ही पढ़ाया है। अब बहुत हो गया। अब तुम्हें पढ़ाने शहर से कोई नए मास्टर साहब आएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मास्टर कैसे होते हैं। हमें लगा कि गुरुजी यूं ही मजाक कर रहे हैं। रिटायर लफ्ज हमारी लुगत में नहीं था। फिर वही हुआ जो गुरुजी ने कहा। एक दिन अचानक मैंने सुना कि नए मास्टर जी आ गए हैं, राम रतन सिंह राव। इतना लंबा नाम भी किसी का हो सकता है? मैं हैरान रह गया था। नए मास्टर साहब गुरुजी के यहाँ ठहरे हैं। ये सुनते ही मैं दौड़कर गुरुजी के घर जा पहुंचा। ताजवीर मुझसे पहले वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो नए मास्टर साहब को पानी पिला रहा था। ताजवीर का मुझसे पहले वहां पहुंचना मुझे अच्छा नहीं लगा। वो शाम का वक्त था। खलियान में गांधी आश्रम की नई दरी बिछाई गई थी। नए मास्टर साहब को हम बच्चों ने आसानी से पहचान लिया था। एक तो वो पैंट शर्ट पहने हुए थे, भूरे चमड़े के जूते पहने हुए थे। ऐसे जूते मैंने पहली बार देखे थे। मास्टर साहब का रंग गोरा था। सिर के काले बाल घुंघराले थे। उनके पास चमचमाता हुआ सूटकेस था। वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। हमारे गुरुजी
पालती मारकर बैठे थे। हमने पहली बार ऐसा आदमी देखा था जिसके चेहरे पर न दाढ़ी थी न मूछ। राम रतन सिंह राव मुझे पहली ही नजर में भा गए थे। पहले दिन उन्होंने हम सभी से हमारा नाम पूछा, घर खानदान के बारे में पूछा, कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, वालिद साहब क्या करते हैं, घर में और कौन कौन है। पहले दिन हम बच्चे अपने ही बारे में बताते रहे। छुट्टी का घंटा बजा, तब पता चला कि सारा दिन गुजर गया। मास्टर साहब की बाईं कलाई पर सोने की घड़ी है। ताजवीर ने धीरे से मुझे बताया था। ताजवीर मास्टर साहब के बारे में बहुत सारी बातें बता रहा था। मसलन उनके पास क्या क्या है, वो बहुत सी रंग बिरंगी किताबें भी लेकर आए हैं। उनके पास अखबार भी है। अखबार, ये लफ्ज मेरे लिए नया था। मैंने चाहकर भी ताजवीर से अखबार के बारे में नहीं पूछा। घर लौटा, खाना खाया, फिर मैं सीधे मास्टर साहब के घर की तरफ चल पड़ा। मास्टर साहब को गांव के सबसे ऊपर वाला एक जाली मकान रहने के लिए दिया गया। नए मास्टर साहब आए दिन शहरों के किस्से सुनाते। उन्होंने हमें अखबार के बारे में बताया, बच्चों की रिसालों के बारे में बताया, सिनेमा के बारे में बताया, रेल के बारे में बताया। वही थे जिन्होंने हमें कैमरा दिखाया, दूरबीन दिखाई। गांव में ढबरी और कांच की शीशी पर केरोसिन लैंप चलते थे। वही तो थे जो सबसे पहले लालटेन और गैस लाइटर लेकर गांव में आए थे। मास्टर साहब ने हमें बताया था कि शहर में आदमी आदमी को खींचता है, यानी हाथ रिक्शा और साइकिल रिक्शा के बारे में उन्होंने ही बताया। वो हर चीज की तस्वीर ब्लैक बोर्ड पर बनाते। उनकी बनाई हुई तस्वीरें बहुत अच्छी तो नहीं होती थीं, लेकिन उस अनदेखी चीज की तस्वीर बनाने में हमारे लिए बेहद मददगार होती थी। उनकी बातों में जादू हुआ करता था। पढ़ाते पढ़ाते वो किस्से कहानियां सुनाने लगते। मुझे याद है उन्होंने कहा था कि एक दिन वो भी आएगा जब मशीन से नोट निकला करेंगे, जब दूर बैठे हुए आदमी से हम आमने सामने बात करेंगे। वो दिन भी आएगा जब चांद पर भी शहर बनेंगे। फिर वहीं लौटते हैं। जब मैं सीधा मास्टर साहब के घर की तरफ चल पड़ा, मैं दबे पांव मकान के सदर दरवाजे पर खड़ा था। कौन? मास्टर साहब ने अंदर से ही पूछा। मैं भाग जाने को हुआ। अरे मनोहर, तुम चले आओ, भागते क्यों हो? मास्टर साहब जैसे समझ गए थे। मास्टर साहब के बावर्ची खाने में चावल पक रहे थे। चावल की खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। हम गांव वाले तो मोटा अनाज खाते थे, कभी त्योहार वगैरह में ही चावल पकते थे, वो भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का मोटा चावल। मैं मास्टर साहब की चीजें देखने आया था। मुझे लगा था कि वो बड़े शौक से एक एक चीज के बारे में बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मास्टर साहब प्याज और मूली काट रहे थे, सलाद बना रहे थे। मैं तो चूल्हे की आग पर पक रहे चावल की खुशबू को जोर जोर से सांस लेकर अपने अंदर समेट रहा था। मैं लंबी सांसें लेकर आंखें बंद कर रहा था। मास्टर जी ने देख लिया। वो हंसते हुए बोले, खाना खाया कि नहीं? मैंने ना में सिर हिला दिया। मास्टर साहब ने स्टील की 2 चमकती थालियां पानी से धोईं, साफ कपड़े से पोंछते हुए दरी के ऊपर रख दी। चावल पक चुके थे। गांव में सभी के पास एल्युमिनियम या कांसे की थालियां हुआ करती थीं। मैंने थाली उठाई और उसमें अपना चेहरा देखने लगा। मास्टर साहब ने बताया कि ये स्टील है। अब मास्टर साहब एक एक करके अपनी चीजों के बारे में बताने लगे, लेकिन मेरा ध्यान तो चावल पर ही था। मास्टर साहब ने दोनों थालियों में दाल चावल निकाले। चावल की खुशबू के आगे दाल कौन सी बनी थी, ये जानने की मैंने कोशिश ही नहीं की। घर से भरपेट खाना खाकर ही मैं मास्टर साहब के घर की तरफ चला था। उसके बावजूद मैंने खूब जल्दी जल्दी दाल चावल खाए।
मैंने मास्टर साहब से पहले ही अपनी थाली खत्म कर दी थी। दोबारा चावल मिलने का कोई मौका नहीं था, ये मैं पहले ही देख चुका था। मैं उठा और मास्टर साहब के लिए एक बाल्टी पानी भर कर लाया। दोनों पतीलियां और थालियां मैंने धोईं। मास्टर साहब आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रहे थे। मजेदार बात ये थी कि बर्तन धोने का सही तरीका भी उन्होंने ही मुझे बताया था। मैं उछल उछल कर घर लौटा। मैंने अपने पेट पर कई बार हाथ फेरा। गोल लोटे की शक्ल पेट पर उभर आई थी। ताजवीर को मैंने किस्सा सुनाया। ताजवीर ने कहा, कल से मैं भी आऊंगा। मास्टर साहब के खाना खाने के बाद जो खाना बचेगा एक दिन तू खाएगा और एक दिन मैं खाऊंगा। मुझे उसका मशवरा मानना पड़ा। हम दोनों स्कूल से तेज कदमों से घर लौटते, खाना खाते और मास्टर साहब के घर की तरफ चल पड़ते। एक दिन पानी मैं लाता और ताजवीर बर्तन धोता। दूसरे दिन मैं बर्तन धोता और ताजवीर पानी भरकर लाता। एक दिन बचे हुए चावल ताजवीर खाता और दूसरे दिन चावल खाने की बारी मेरी होती। आज ताजवीर विदेश में है। वो किसी बड़े होटल का सबसे बड़ा शेफ है। मैं टीचर हूँ। तमाम किस्म के चावल खा चुका हूँ, लेकिन मास्टर साहब के घर पर बने चावल की खुशबू आज भी याद है। मनोहर चमेली मन्नू।